गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं इस तैयारी में आपको बस थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल वाला टेस्ट होता है वो लेकर के मैं आया हूँ, क्योंकि बिहार स्पेशल का जो बीपीएससी में रोल है बहुत ज़्यादा है। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम आप देखने को आपको मिलते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, उसकी बिहार की ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो और बेसिकली करंट भी हो। तो ये बिल्कुल ही पूर्णतः कंप्लीट टेस्ट है बिहार स्पेशल को लेकर के। इसमें आपका करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सेक्शन को कवर अप किया गया है। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा, बिहार की हरहा घाटी किस जिले में स्थित है? रोहतास, पश्चिमी चंपारण, जमुई या पूर्वी चंपारण? तो दोस्तों, जो बिहार की हरहा घाटी है वो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और जो बिहार के सबसे उत्तरी भू आकृतिक क्षेत्रों का निर्माण करती है, और यह शिवालिक प्रणाली के अंतर्गत सोमेश्वर, श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है। इसका नाम हरहा नदी पर पड़ा है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी की बाएं तट की एक सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जमुई जिले के चकाई, बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज में संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क? तो दोस्तों, अभ्रक से संबंधित है। बेसिकली जो अभ्रक है वो जमुई क्षेत्र, झारखंड, बिहार और अभ्रक पेटी का एक हिस्सा है, जो चकाई, बटिया और चरका पत्थर तक फैला एक उच्च गुणवत्ता वाला सभी रूबी अभ्रक क्षेत्र है। यह भंडार छोटा नागपुर पठार की पैगमाटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं, और चकाई ब्लॉक, बटिया तथा चरका पत्थर जैसे क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो नवादा तक फैली एक बड़ी पेटी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? 53 नवासी, 63 नवासी, 73 नवासी या 83 नवासी किलोमीटर है। तो दोस्तों, सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 63 नवासी किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। सितंबर 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की जो कुल लंबाई हुआ करती थी वो 6389 हुआ करती थी किलोमीटर, और जो 57 राष्ट्रीय राजमार्गों में वितरित है ये वह भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में बिहार की 4.2% हिस्सेदारी को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में योगदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2025 में 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं? ए 23, बी 25, सी 26 और डी 29। तो बताइए सही इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो 2025 में जो 18वीं लोकसभा बिहार विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई थी वो 29 थी। ठीक है, आइए थोड़ा और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 29 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। वर्ष 2020 के चुनावों में 26 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। कुल प्रतिनिधि नई गठित 18वीं विधानसभा में महिला विधायकों की हिस्सेदारी 12% है, और 2020 में महिला विधायकों की हिस्सेदारी 10.7% है। 2025 में चुनी गई 29 महिलाओं में से 13 की उम्र जो है 25 से 39 वर्ष के बीच है, और जबकि 9 की उम्र 40 से 54 वर्ष के बीच है। और 18वीं विधानसभा के लिए चुनी गई महिलाओं में से लगभग आधी, यानी कि 15 विधायक के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बताइए, ये कंडीशन है हमारे वहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के संबंध में युगों पर विचार करें। धारवाड़ चट्टानें बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें जो लौह अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध हैं। विंध्यन चट्टानें गंगा के मैदानों की निर्मित नई चट्टानें जिनमें कोई खनिज नहीं है। टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं, जिनमें बहुत कम खनिज होते हैं। क्वाटनरी चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही सुमेलित है? तो दोस्तों, इसमें केवल आपका 1 और 3 सही है, बाकी आपका 2 और 4 आपका गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्यों गलत है। क्योंकि इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट है, विंध्यन चट्टानें ना तो कोई निर्मित हैं और ना ही गंगा के मैदानों में स्थित हैं। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं जो दक्षिण पश्चिमी जिले जैसे रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं। ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनमें खनिज होते हैं, विशेष रूप से धात्विक, अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट और पायराइट। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 है वो क्यों गलत है? क्योंकि क्वाटनरी चट्टानें गंगा के मैदानों की नई निर्मित जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा और उनके सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। ये कृषि के लिए उत्कृष्ट हैं, लेकिन चूना पत्थर जैसी निर्माण सामग्री के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको क्रम बताया गया है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। जनगणना 2011 के अनुसार उपर्युक्त जिलों का जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में कैसे? सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरीके से आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका दरभंगा में है, फिर आपका सीतामढ़ी आ जाएगा,
फिर आपका समस्तीपुर आ जाएगा, फिर आपका मधुबनी आ जाएगा। तो सही इसका जो कालक्रम है या इसका जो क्रम है वो आपका सी हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे कितना कितना है। 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इस प्रकार है। दरभंगा की बात करें तो 1728 है, सीतामढ़ी की बात करें तो 1492 है, समस्तीपुर की बात करें तो 1487 है, मधुबनी में 1282 है। और सर्वाधिक घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? आपका शिवहर है, पटना है, दरभंगा है। और न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? वो आपका कैमूर है, जमुई है और बांका है। इसको एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोकामा टाल के संबंध में कथनों पर विचार करें। मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िले में फैला हुआ है और यह क्षेत्र भारत में मिर्चा चावल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो बताइए सही इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी यानी केवल 2। आपका कथन 1 और 2, 3 वो आपकी गलत है। आगे क्यों गलत है? क्योंकि जो मोकामा टाल को बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा नहीं, है ना। और बेसिकली ये दलहन यानी कि दाल की खेती विशेष रूप से मसूर का एक प्रमुख केंद्र है। और यह कोई एकल टाल नहीं है बल्कि यह 7 टीलों का समूह है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 3 है तो वो कह रहा है कि यह क्षेत्र जो है भारत में मसूर के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और यहाँ भारी मात्रा में चना, मटर, अन्य दलहन का भी उत्पादन होता है, जो इसके मौसमी जल प्रतिधारण और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की स्थितियों द्वारा समर्थित है। और पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल धान की एक स्वदेशी किस्म है जो अपनी अनूठी सुगंध और उच्च गुणवत्ता वाले चूरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पाइराइट, बॉक्साइट, शोरा या कोला? तो दोस्तों बॉक्साइट पाया जाता है। बेसिकली खड़गपुर की पहाड़ियों का निर्माण धारवाड़ यानी कि प्रीकैम्बियन चट्टानों से हुआ है, जो कि बॉक्साइट, अभ्रक, लौह और स्लेट जैसे खनिजों से समृद्ध है। बॉक्साइट इस क्षेत्र के विशिष्ट खनिजों में से एक है, जबकि पाइराइट और कोयला जैसे खनिज अन्य विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं जैसे कि आपका विंध्यन, गोंडवाना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखा नहरें शामिल हैं और पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं को 1961 में मंजूरी दी गई थी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें केवल एक आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 और 3 सही हो जाएंगे। सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि चतरा नहर प्रणाली नेपाल में स्थित है, न कि सुपौल जिले में, और यह नेपाल में चतरा के पास प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना से जुड़ी है, जो भीमनगर में वर्तमान कोसी बैराज से अलग होती है। और इसे सप्तकोसी परियोजना के निर्माण के बाद नेपाल और बिहार के बड़े क्षेत्रों में से सिंचाई प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे या पूर्वी रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे? तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। बेसिकली जो कटिहार मंडल है ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का हिस्सा है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संचालन का प्रबंधन करता है। और अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण कटिहार मंडल महत्वपूर्ण रेल यातायात का संचालन करता है और बिहार एवं उत्तर पूर्व के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है, जो इसे परिचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है ना। बिहार को कवर करने वाले रेलवे जोन की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे है और पूर्व रेलवे है, और आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, एक मिनट रुकिए, और आपका पूर्वोत्तर रेलवे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में है। यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के निषाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति यानी कि जीविका के माध्यम से लागू की जाती है, ये लागू होती है। तो बताइए कौन से स्टेट में सही हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है? 2024-29, 2025-30, 2023-28, 2026-31? दोस्तों सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 2025-30। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया है? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मणिपुर। बेसिकली बिहार ने प्लेट फाइनल में मणिपुर को 568 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में अपनी वापसी सुनिश्चित की है। पीयूष सिंह के दोहरे शतक और सूरज कश्यप और हिमांशु सिंह के दमदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत
ये सफलता हमको हासिल हुई है और महत्वपूर्ण वापसी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है और इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। तो दोस्तों इसमें बताइए कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, A, B, C, D बताइए। तो दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में कथनों पर विचार करें। बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है और बिहार में यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल पर मुख्य मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को 29% से घटाकर 4% करके हासिल की गई है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही इसका आंसर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संबंध में है। इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेज़बानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सही आंसर नहीं, आपका गलत आंसर पहुंच रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट आपका 2 है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यद्यपि इनकी घोषणा की बात करें तो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन उन्मेष और ज्ञान भारतम 2 पूरी तरह से अलग पहल हैं। उन्मेष एक साहित्य उत्सव है और इसके विपरीत ज्ञान भारतम जो संस्कृति मंत्रालय का एक विशिष्ट मिशन है, जो कि भारत की व्यापक पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने की वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? शिवांगी सिंह, रश्मि रेखा, नेहा कुमारी या आरती गुप्ता? तो दोस्तों सभी जानते हैं आरती गुप्ता जी बनी हैं। देखते वो कहाँ की हैं। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ की निवासी आरती गुप्ता दुनिया के सबसे ठंडे स्थान यानी कि अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली राज्य की पहले महिला बन गई हैं और आरती जिन्हें भारत मौसम विभाग की पटना शाखा द्वारा भेजा गया है। 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का एक हिस्सा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जैन जी का डाकघर उद्घाटन किया गया है? IIT पटना, IIT बोधगया, NIT पटना या IIT भागलपुर? तो दोस्तों IIT पटना ने स्टार्ट किया है। हाल ही में देखें तो भारतीय डाक ने IIT पटना के बेहटा परिसर में बिहार का पहला JNZ डाकघर स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक, युवा केंद्रित और डिजिटल रूप में सक्षम सेवा केंद्रों में बदलना है, जिन्हें विशेष रूप से छात्रों जनरेशन Z की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों जो जनरेशन आपका Z है यानी कि Z है, तो बेसिकली ये 2004 से या 2000 से और 2012 के बीच में जो जनरेशन जन्म ली है उसको हम जेन Z बोलते हैं और उससे जो पहले की जनसंख्या है उसको हम एनीमिलिया बोलते हैं। बाकी उसकी जो जनरेशन 2012 की बात की है उसको हम Z जनरेशन अल्फ़ा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, भागलपुर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य या कैमूर वन्यजीव अभयारण्य? तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। और बेसिकली दोस्तों ये बिहार सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 2 अलग अलग जिलों में है, कैमूर और रोहतास में स्थित है। यह अभयारण्य प्राचीन गुफा चित्रों और सबसे पुरानी जीवाश्म पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में है। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। यह सरकारों की और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शैक्षिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों कि आपका सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है, बाकी आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह योजना केवल सरकारी और राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए ही है और इसका विस्तार निजी स्कूलों को छात्रों के लिए नहीं है। और यह पहल 100% राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है और जिसे विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए बेहतर
प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? गया, औरंगाबाद, बांका या रोहतास? दोस्तों बांका में स्थित की जा रही है और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वह औद्योगिक क्षमता, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। साथ ही सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में बिहार की स्थिति को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का IPL खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? साकिबुल गनी, वैभव सूर्यवंशी और वशीकर शर्मा या पीयूष सिंह? तो दोस्तों सभी जानते हैं बिहार का एक लाडला बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, जो कि हाल ही में 2025 में 26 में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च किया जाने वाला बंदा वही है, वैभव सूर्यवंशी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है और उसने IPL में धमाल मचा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? दोस्तों पटना में स्थित है और यह 21 एकड़ में फैली एक साइंस सिटी में 5 गैलरी, 2259 विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल, एक 4D थिएटर और एक ऑडिटोरियम शामिल है। इसे 5 वर्षों में 889 करोड़ की लागत विकसित किया गया है, जो कि बिहार के वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वोटिंग प्रणाली के संबंध में है कि बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। संपूर्ण वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही इसका आंसर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के संबंध में नियमों पर विचार करें। पूर्णिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए है और पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहतर तकनीक अपनाना और समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन, मधुबनी बेहतर चुनाव प्रबंधन प्रदर्शन। तो दोस्तों सही इसका आंसर 2, 3 यानी कि B हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पूर्णिया है पूर्वी चंपारण वो चुनाव प्रक्रियाओं के लिए वो तो सही है, लेकिन जो आपको पूर्णिया है वो पूर्णिया आपका बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए है, ना कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए है। आपका जो मधुबनी है वो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए है, ना कि बेहतर चुनाव प्रबंधन। यानी कि आपका जो मधुबनी का जो 1 में दिया गया है स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा और पूर्णिया का 4 में दे दिया, इसको बस ओवरलैप कर दिया गया है, तो इसलिए केवल 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। 26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। 12वें जैन तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? वैशाली, राजगीर, चंपापुरी, पावापुरी? तो दोस्तों सही इसका आंसर C हो जाएगा, यानी कि चंपापुरी। जैन धर्म के अनुसार 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म बिहार के चंपापुरी यानी कि भागलपुर में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है और जैन परंपराओं के अनुसार उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भैंसा है और उनके पिता राजा वासु पूज्य थे और उनकी माता विजया, जिन्हें जया भी कहा जाता था। चंपापुरी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ये एकमात्र स्थान जहाँ तीर्थंकर वासुपूज्य के सभी 5 कल्याणक संपन्न हुए: गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। चातुर्मास की बात करें तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर यहाँ रुके थे। भगवान महावीर ने अपना 3रा और 12वां चतुर्मास चंपापुरी में व्यतीत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आपको इसमें सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो भुक्ति है वो आपका उपरिक्त के अधीन प्रांत हो जाएगा, आपका विषय है वो विषयपति के अधीन हो जाएगा और जो आपका महत्तर है वो आपका सबसे छोटी इकाई का प्रशासन करने वाली ग्राम के वृद्ध हो जाएगा और आधारिक है वो आपका कर मुक्त ब्राह्मण गांव की देखरेख करने वाला अधिकारी हो जाएगा, यानी कि सही आपका इसका मिलान A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें आपका सुजाता स्तूप के संबंध में है कि यह गौतम बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है और इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक विशाल लेख प्राप्त हुआ है। तो बताइए सही इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर B हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट जो आपका पहला है वो आपका गलत है, क्योंकि सुजाता जो स्तूप है वो बोधगया के पास बकरौर में स्थित है। यह सुजाता से संबंधित है, जो कि वह ग्वालिन थी और इसे बुद्ध को खीर खिलाकर उनका लंबा उपवास
तोड़वाया था और यह घटना बुद्ध के ज्ञान उदय से ठीक पहले की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिहार के महाजनपदों के संबंध में है। महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में प्राप्त होती है। वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगृह थी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही इसका आंसर 1 3 यानी कि बी हो जाएगा। और जो आपका कथन 2 है वो आपका गलत है, क्योंकि वज्जी संघ अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी राजधानी वैशाली थी, ना कि चंपा। तो बस इसलिए गलत है, बाकी सारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें बेसिकली है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है? अमित्रचेटस, अमित्रघात, सिंहसेन और अमित्रारी। तो बताइए कौन सा ज्ञात नाम नहीं है बिंदुसार का? तो दोस्तों अमित्रचेटस तो है, अमित्रघात भी है और सिंहसेन भी, लेकिन अमित्रारी नहीं है। क्योंकि अमित्रारी देखें तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का शत्रु, लेकिन यह बिंदुसार की उपाधि नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय में को किस वर्ष नष्ट किया था? 1193, 1198, 1203 या 1210? तो दोस्तों 1193 में उसने इसको नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मनेर शरीफ के संबंध में है। इसमें कह रहा है कि मनेर शरीफ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, गलत कथन की हमको पहचान करनी है। इसने मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृत परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य किया था। और बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मेनरी का मकबरा है और छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और परिष्कृत मुगल स्थापत्य तत्वों से सजी अपनी गुम्बद के लिए जानी जाती है। और बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो बताइए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ए, बी और सी ये तीनों सही हैं मनेर शरीफ के बारे में, लेकिन जो आपका डी स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में नहीं हुआ था। छोटी दरगाह का निर्माण मुगल काल में शाहजहाँ के अधीन गवर्नर इब्राहिम खान काकड़ द्वारा किया गया था, और जबकि बड़ी दरगाह इस चरण से पहले की है और शेरशाह के संरक्षण से बनी हुई जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लोटा विद्रोह के संबंध में है। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी द्वारा किया गया था, और यह पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन यानी कि लोटे देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपको जो विद्रोह है वो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद तो नहीं हुआ था, बस जस्ट 1 साल पहले हुआ था 1856 में। ठीक है, और ये ज़िला सही है कि मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। और क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखते हैं। इसमें भी आपको कुछ पुस्तकें और अखबार हैं और संस्थापक और संपादक से आपको सही मिलान करना है। तो बिहार हेराल्ड है, वो आपको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा संस्थापक है, जारी किया जाता था। और आपका जो देशर कथा है वो सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा संपादित किया जाता था। और आपका सर्च लाइट है वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसको जारी किया जाता था। और आपका जो मदरलैंड है वो आपका मजहरुल हक के द्वारा इसको जारी किया जाता था। तो सही इसका आपका मिलान डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अंग्रेज़ों के साथ छापामार संघर्षों के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे? नेपाल तराई, अवध, मध्य भारत और पंजाब। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि नेपाल तराई में वो भाग गए थे। बेसिकली देखें तो उसका जब जगदीशपुर के जमींदार बाबू अमर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के एक क्रांतिकारी थे, और अंग्रेज़ों के साथ लगातार छापामार झड़पों के बाद अमर सिंह अक्टूबर 1859 में अन्य विद्रोही नेताओं के साथ नेपाल की तराई में भाग चले गए थे। हालांकि दिसंबर 1859 के मध्य में उन्हें नेपाल के महाराजा जंग बहादुर की सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, जो अंग्रेज़ों के साथ सहयोग कर रहे थे। इसके बाद उन्हें गोरखपुर जिले में कैद कर लिया गया था, जहां किसी भी मुकदमे की सुनवाई होने से पहले ही 5 फरवरी 1860 को पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अमर सिंह एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति भी थे और हर रात महाभारत का पाठ सुना करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में कथनों पर विचार करें। प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल में भेज दिया गया था।
तारा रानी ने सीवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया था और विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फर जेल में भेजा गया था। तो बताइए कितने कथन इसमें सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें 1 और 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया जा रहा था? पटना, कोलकाता, इलाहाबाद या मुंबई? तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में आयोजित किया जा रहा था। अब कौन कर रहा था? तो दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित गुप्त रेडियो स्टेशन, जो कि कांग्रेस रेडियो भी कहलाता था, उसको आज़ाद रेडियो भी कहते थे, जिसे उषा मेहता और उनके सहयोगी द्वारा चलाया जा रहा था। यह बॉम्बे यानी कि मुंबई से स्थित था और इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी की प्रसिद्ध भाषण करो या मरो के साथ हुई थी, यानी कि डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रति परिकथा, पंचलाइट, वन तुलसी की गंध, चंद्रकांता? दोस्तों आप सभी जानते हैं इसमें जो प्रति परिकथा है वो भी इन्हीं का है, पंचलाइट भी इन्हीं का है और वन तुलसी की गंध। और इसमें मैंने अभी तक आपका शायद प्रति परिकथा भी मैंने पढ़ा है और पंचलाइट भी पढ़ा, लेकिन वन तुलसी की गंध ये मैंने नहीं पढ़ा है। आइए इसको पढ़ लेंगे और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी चंद्रकांता। दोस्तों जो बेसिकली चंद्रकांता है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा तो नहीं लिखा गया, लेकिन यह देवकी नंदन खत्री द्वारा निम्नलिखित लिखित एक प्रसिद्ध हिंदी तिलस्मी उपन्यास है, जो अपने साहसिक और अलौकिक तत्वों के लिए जाना जाता है। रेणु की आंचलिक यथार्थवादी लेखन शैली से पूरी तरह से भिन्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सेन राजवंश के संबंध में है। विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नन्देदेव को पराजित कर दिया था और 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े थे और लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से विष्णुपुर स्थानांतरित हो गए थे। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों इसमें केवल 1 और 2 सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आपका थर्ड है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1204 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान जो नदिया का पतन हुआ था और तब लक्ष्मण सेन विष्णुपुर नहीं थे, बल्कि पूर्वी चंपारण बंगाल यानी कि संभवतः विक्रमपुर में भाग गए थे। वहाँ सेन वंश ने उनके उत्तराधिकारियों के अधीन कुछ समय तक शासन करना जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मगध के बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था? जरासंध, सहदेव, बृहद्रथ और रिपुंजय? तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि रिपुंजय अंतिम शासक था मगध के बृहद्रथ राजवंश का। और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बिहार के मध्यकाल के संबंध में है। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, उन्हें शक्र सिंह ने हराया था और तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 देखते हैं। इसमें है बिहार में सुनामी या नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहार खान नुहानी, दरिया खान नुहानी या शेर शाह सूरी या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों बहार खान नुहानी के द्वारा नुहानी राजवंश की स्थापना की गई थी। और देखते हैं तो बहार खान नुहानी जो थे वो इनको दरिया खान नुहानी के पुत्र ये थे और ने बिहार में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, जो बिहार में नुहानी वंश की स्थापना का प्रतीक बना। दरिया खान नुहानी लोधी वंश के शासनकाल के दौरान केवल बिहार के राज्यपाल लगभग 1495 से 1524 तक ये रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें आपको सही मिलान करना है, यानी कि आपको जो गवर्नर और उसके अधीन नियुक्ति। मिर्ज़ा अजीज़ जो कोका थे तो वो किसके अधीन नियुक्त थे? तो वो आपके अकबर के अधीन नियुक्त थे। और राजकुमार परवेज़ वो जहांगीर के, खान आलम वो आपके शाहजहाँ के और दाऊद खान कुरैशी ये आपके औरंगज़ेब के अधीन नियुक्त थे। ठीक है, तो सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संबंध में है। उत्तरापथ मार्ग पुष्कलावती और तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया था। सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती क्षेत्र से जोड़ते थे, जो नेपाल की तक विस्तृत थे। तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में है। ग्राम सभा की बैठक के 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है और ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का 1/40 होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है 1 और 2 स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन जो आपका 3 स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति यानी कि जो कोरम होता है वो आपका 1/20 है, ना कि 1/40, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है और त्रिपुरारी शरण को बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो सी नहीं बल्कि सही इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। श्रीधर वासुदेव सोहनी, न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति त्रिवेणी साहेब मिश्रा, न्यायमूर्ति सैयद अरब सरवर अली। तो दोस्तों जो श्रीधर वासुदेव सोहनी थे उनको बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 का आपको सही मिलान करना है। प्रशासनिक इकाई और संख्या के रूप में जो प्रमंडल होता है उसकी संख्या देखें तो आपका 4.9 हो जाएगा। अनुमंडल की बात करें तो आपका 101 हो जाएगा, सही ठीक है। और आपका सी यानी कि प्रखंड, तो इसका आपका 534 इसकी संख्या हो जाएगी। और पंचायतों की बात करें तो इसका 3 हो जाएगा, यानी कि डी का 3, यानी पंचायतें आपका 8,406 हैं। इतना फैक्चुअल वैसे कभी कभी ऐसे जो पूछ लेता है, लेकिन सही है, इसको आप सिर्फ रटने वाला काम है, इसको आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थानों को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। 15, 29, 27 और 18। तो दोस्तों 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तिरहुत प्रमंडल के संबंध में है। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है और जिसका गठन 1908 में किया गया था। तिरहुत प्रमंडल में 7 ज़िले हैं। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें केवल एक सही है कि और जो तिरहुत प्रमंडल में 7 ज़िले नहीं हैं बल्कि वहाँ पे 6 ज़िले हैं। और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं। आपका मुजफ्फरपुर पश्चिम चंपारण है जो कि मुख्यालय इसका बेतिया है, और पूर्वी चंपारण है उसका मुख्यालय आपका मोतिहारी है, वैशाली इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर है, और सीतामढ़ी और शिवहर हैं। और तिरहुत प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कमिश्नर आयुक्त होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इनकी IAS का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को अब अंत के लास्ट करते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको कुछ त्रुटि इसमें लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे इसको बताइएगा ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूं। और बताइए किस टॉपिक का और आपको करंट अफेयर या फिर आपको किस सब्जेक्ट का कंप्लीट चाहिए। बेसिकली अभी तो ये मैं आपको ये बिहार स्पेशल करा रहा हूँ, मुझे ये पूरा आपको ठीक से कराना है। बाकी और भी टेस्ट मेरे पास हैं, इसको मैं आपको सारा सॉल्व करा करके फिर आपको टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा। मैंने करंट के नोट्स में बना रहा हूँ लगभग अक्टूबर से लेकर के आपका, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये करंट आपको जल्दी ही करवा देंगे। मंथली मैंने इसको बांट लिया है और आपको मंथली में रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि मैं डे बाई डे करंट पढ़ता हूँ और उसके नोट्स बनाता हूँ। तो वही मैं सोच रहा हूँ आपको मैं शेयर कर दूँ। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों उसमें कमेंट में बता देना, मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि मैंने खुद उसको अपने हाथ से नोट्स बनाया है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय। आप अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और खूब पढ़ाई में मन लगाइएगा।